नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अब क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और उम्मीद करता हूं कि इस बार आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। आपके लिए लेके आया हूं मैं 100 अति महत्वपूर्ण जो आपका CDP है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी से क्वेश्चन, पेडागोजी से क्वेश्चन, जिसमें मैंने यहाँ पर 50 क्वेश्चन लिए हैं। और ये 50 क्वेश्चन मैंने पिछले जितने भी पेपर दिए हैं, लगभग 7 या 8 पेपर से जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको लिया गया है। तो फटाफट से क्वेश्चन कर लीजिए। अब चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है। एकीकरण, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत और सात्यता का सिद्धांत किससे संबंधित है। देखिए, विकास कभी न समाप्त होने वाली मतलब विकास जो है वो लगातार चलेगा और अंत तक चलेगा, मृत्यु तक विकास चलता ही रहता है। तो अगर इस ध्यान को रखें, कभी न समाप्त, जो कभी न समाप्त होगा तो वो निरंतर चलेगा। तो ये किससे जुड़ा जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, तो कभी न समाप्त होने वाली है, इसका चौथा उत्तर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है, दूसरा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें केवल मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही लिया है। प्रश्न संख्या 2, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 चरण किसने बताए। अब बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 चरण, देखो 4 चरण में, 4 स्टेप्स में बच्चे का विकास होता है, ये किसने जिक्र किया था। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इसे याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है। देखो, पहला, इसके बाद ये चरण, फिर इसके बाद ये चरण, फिर इसके बाद ये चरण, इसके बाद ये चरण। अब ये क्या बन गई, ये बन गई प्याज। तो जीन पियाजे जी ने बताए थे 4 चरण, ये ध्यान रखना है। प्याज और चरण, प्याज में भी तो लेयर्स होती हैं, तो ऐसे ही विकास की लेयर होती है। ऐसे ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। किससे याद कर सकते हैं, ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जीन पियाजे जी ने बच्चे के विकास के 4 चरण बताए थे। अगला चलें, इसकी व्याख्या देख लीजिए। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए थे। संवेदीगामक में बच्चा जो है वो संवेदना यानी संवेदनाओं से संपर्क करता है, समाज से जुड़ता है। पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक, जिसमें कॉन्क्रीट कहा जाता है, मतलब चीज़ों को ठोस चीज़ों को ध्यान में रखकर वो अपना अनुमान लगाता है। और औपचारिक संक्रियात्मक, जो कि 11 वर्ष से बाद का होता है और जीवन भर चलता है। अगला चलें। अगला है प्रश्न संख्या 3, छोटे बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका होती है। अब देखो, बच्चे छोटे हैं, माता पिता क्या करेंगे। माता पिता सहानुभूतिपूर्ण रहेंगे या तटस्थ रहेंगे, नकारात्मक रहेंगे या सक्रिय रहेंगे, प्रोएक्टिव। जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसे सहानुभूति समझ में नहीं आएगी, सहानुभूति समझ में नहीं आएगी, है ना। सहानुभूति। तटस्थ का मतलब होता है किनारा कर लेना, मतलब बच्चे का ध्यान न देना। नकारात्मक तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अच्छा, सीटेट का मैं आपको बता दूं कि कभी भी आपको नेगेटिव आंसर नहीं देना है, हमें बच्चों के फेवर में ही हमेशा आंसर देना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। और सक्रिय, तो यही वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। देखिए, इसकी व्याख्या देख लेते हैं नीचे। व्याख्या क्या है, माता पिता यदि सक्रिय भूमिका निभाते हैं तो बच्चे का सीखना बेहतर होता है, इसीलिए माता पिता को सक्रिय रहना चाहिए। आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मैं आपको बताऊं आपका नंबर कैसे आएगा। हमेशा अपनी जो सोच है, जो थिंकिंग है, उसे हमें पॉजिटिव रखना है। ठीक है ना। और ये समझना है ये दुनिया बहुत अच्छी है और यहाँ पे हमें सभी का विकास करना है। आपको अपना जो एटीट्यूड है वो टीचर वाला होना चाहिए। आपका सीटेट हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। आगे चलते हैं। अंतर्दृष्टि इंसाइट सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। अब अंतर्दृष्टि वाला, अंतर्दृष्टि का मतलब क्या हो गया, अंदर से। अब देखिए, जब आप किसी समस्या में फंसे होते हैं तो आपको क्या लगेगा कि यार अब क्या करना चाहिए, है ना। तो इसमें इंसाइट मतलब अंदर से एक साथ, अरे ये करो वो करो, तो अंदर से एक सोच होती है जो अंदर से कभी कभी डेवलप होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसमें किसने दिया था, जीन पियाजे जी ने दिया था या बायगोत्स्की ने दिया था, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक या पावलोव ने दिया था।
तो अंतर्दृष्टि वाला जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? गेस्टाल्ट में, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक, ठीक है ना। तो इसको ऐसे करके ध्यान रखना है, अंतर्दृष्टि गेस्टाल्ट, मतलब गेस्टाल्ट, गेस्ट हमारे यहाँ क्या होते हैं, कभी कभी आते हैं, तो हमें लगा अचानक से अच्छा ये आ सकता है वो आ सकता है, तो गेस्ट अंतर्दृष्टि अचानक, ऐसे ध्यान रखना है इसे, ठीक है जी, अचानक और गेस्टाल्ट अंतर्दृष्टि। ठीक, आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। तो गेस्टाल्ट बाद में कितने वैज्ञानिक थे? 3 थे। उसमें चौथे वैज्ञानिक का भी नाम आता है, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं था, वो साइड में ही रहते, तो 3 को ध्यान रखना है। गेस्टाल्ट में 3 साइंटिस्ट थे। गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार सीखना अचानक समस्या की समझ होती है, जिसे अंतर्दृष्टि कहते हैं, है ना। इसमें सबसे ज़्यादा टारगेट किसको किया गया था? कॉलर को किया गया था। कॉलर के लिए ये सिद्धांत बनाया गया था, उनकी थ्योरी को गलत साबित करने के लिए। वो मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आप ध्यान रखें कि अचानक समस्या, इसमें चिंपांजी का एक्सपेरिमेंट आता है। चिंपांजी के बॉक्स में उसे बंद कर दिया गया, ऊपर केले लगा दिए गए, यहाँ चिंपांजी बैठा है। अब चिंपांजी से कुछ लकड़ी के टुकड़े डाले गए और कुछ बॉक्स रखे गए। तो चिंपांजी पहले उसने कई कोशिश की, वो नहीं कर पाया, लेकिन बाद में उसने बॉक्स को एक के ऊपर एक रख के वो केले जो है उतार लिए। तो गेस्टाल्टवादी जो मनोवैज्ञानिक थे 3 लोग, उन्होंने कहा देखिए इस तरीके से एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, अचानक से चीज़ें समझ में आती हैं, उसको इंसाइट बोलते हैं, गेस्टाल्ट, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। 1 सेकंड के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिल जाता है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं हम। 5 क्या कह रहा है? सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा, सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा, ठीक है। अब आप भी रात और दिन सीख ही रहे हैं, सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा कितना काम आती है। जब आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ इसके पीछे मोटिवेशन भी होगा, है ना। मोटिवेशन होगा कि नौकरी लग जाएगी, परिवार की स्थिति सुधारूंगा, मैं परिवार के लिए बहुत कुछ करूंगा। तो वो प्रेरणा क्या है? शिक्षार्थियों को एक दिशात्मक सोच वाला बनाती है। एक दिशात्मक मतलब हम एक ही तरफ सोचेंगे, दूसरों को ध्यान में नहीं रखेंगे, ऐसे बनेंगे हम, ठीक है। दूसरा, सीखने की रुचि उत्पन्न करती है, सीखने की रुचि, इंटरेस्ट डेवलप होगा, हम सीखने की कोशिश करेंगे। तीसरा, स्मृति को तीव्र बनाती है, जो हमारी सोच है उसको बहुत तीव्र बनाती है। नए और पुराने में अंतर करती है, नए और पुराने सीखने में अंतर करती है। तो जो प्रेरणा होती है एक्चुअली वो सीखने में रुचि उत्पन्न करती है। क्या करेगी? सीखने में रुचि उत्पन्न करेगी। प्रेरणा बहुत ज़रूरी है। अब आपसे कहा जाएगा आप सीटेट कर रहे हो, आपकी नौकरी नहीं लगेगी, सीटेट की कोई वैल्यू नहीं है, तो आधे बच्चे तो एग्जाम ही नहीं देंगे, है ना। तो मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रेरणा से बालक सीखने के लिए उत्साहित होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन बुद्धिमान बालक का लक्षण नहीं है? इनमें से कौन सा बुद्धिमान बालक का लक्षण नहीं है? अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता, है ना। अमूर्त का मतलब क्या होता है? देखो इसमें ध्यान रखना है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं अक्सर, मूर्त और अमूर्त। अमूर्त का मतलब होता है काल्पनिक सोचना, और मूर्त का मतलब होता है कि किसी वस्तु को देख के सोचना, है ना। जैसे साइकिल है, अब साइकिल में 2 पहिए होते हैं, ऐसे करके लगी होती है चीज़ें, हैंडल यहाँ होता है, गद्दी यहाँ होती है, तो ये चीज़ें क्या हैं? ये आएंगी आपकी मूर्त में। और अमूर्त में, यार मैं स्पेस में जाता, मार्स पर हम अपना घर बनाते, वहाँ रहते, अकेले रहते, तो ये चीज़ें क्या हैं? ये अमूर्त में है। काल्पनिक सोचना अमूर्त कहलाता है। नए वातावरण में समायोजन, नए वातावरण में समायोजन, समायोजन का मतलब कहता है एडजस्टमेंट करना, तो ये भी जरूरी है। लंबे निबंध जल्दी रट लेना, है ना। तो बुद्धिमान जो बच्चे होते हैं वो लंबे निबंध जल्दी रट लेना, या प्रभावी संप्रेषण क्षमता। संप्रेषण किसको कहते हैं हम? कम्युनिकेशन को, कम्युनिकेशन को, बात करने को। तो जो अच्छे बच्चे होंगे, बुद्धिमान बच्चे होंगे, वो प्रभावी संप्रेषण जरूर करेंगे, अच्छे से कम्युनिकेशन भी करेंगे। तो छठे का कौन सा जो है अब नहीं पूछ रहा है, तो लंबे निबंध रट लेना। वैसे भी आज के ज़माने में लर्निंग बाय डूइंग है, तो रटने का तो मतलब ही नहीं बनता है, हमें निबंध को समझना लिखना, लेकिन रटना नहीं है। तो यही वाला तीसरा वाला इसका हो जाएगा। रटना बुद्धिमत्ता का संकेत नहीं है, बल्कि समझ और सोच बुद्धिमत्ता का संकेत दर्शाती है। प्रश्न संख्या चलते हैं 7। बालक के संज्ञानात्मक विकास के लिए सर्वोत्तम स्थान कौन सा है? अब देखो कौन सा विकास करना है? संज्ञानात्मक, यानी कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब दिमाग वाला। ऑडिटोरियम लेके जाएंगे हम उसे, घर लेके आएंगे,
खेल के मैदान में होगा उसका विकास, या विद्यालय व कक्षा वातावरण में होगा। तो ध्यान रखना है, संज्ञानात्मक विकास की जब भी बात होती है तो संज्ञानात्मक विकास जो है वो औपचारिक तरीके से होता है, और इसके लिए औपचारिक और अनौपचारिक यानी विद्यालय और कक्षा वातावरण सबसे उपयुक्त स्थान होगा जहाँ उसका संज्ञानात्मक विकास संभव है। आगे चलें, आगे है हमारा जैसे व्याख्या में कक्षा में नियोजित अधिगम होता है जो संज्ञानात्मक विकास में सहायता करता है। आगे प्रश्न संख्या चलते हैं हम 8, वह अवस्था जिसमें बालक वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचता है। बालक वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचता है। तार्किक मतलब तर्क देना, है ना। अब तर्क देना, अब ये 4 स्टेज आपको दिख रही होंगी यहाँ पे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, संवेदीगामक और औपचारिक, है ना। तो ये 4 में ध्यान रखना है। जो सबसे पहली होती है कौन सी होती है, ये वाली होती है, तीसरी वाली सबसे पहली होती है, उसके बाद पूर्व आता है, उसके बाद ठोस आता है, उसके बाद आता है औपचारिक, है ना। तो इस तरीके से इनको चारों को लगा रखा है। किसने दी थी, जीन पियाजे ने दी थी। अभी ऊपर ही हमने डिस्कशन किया है। अच्छा, जीन पियाजे के बिना पेपर बनता नहीं है, ध्यान रखिएगा। जीन पियाजे नहीं किया तो जीन पियाजे को जरूर करके जाइएगा, जीन पियाजे से पेपर में आता ही आता है, ठीक है। बाकी इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, ठोस संक्रियात्मक। ठोस संक्रियात्मक में बच्चा जो है वो तर्क से सीखता है। किससे सीखेगा, तर्क से सीखेगा, ये ध्यान रखना है। इस अवस्था में बालक तर्क करना सीखता है, लेकिन ठोस वस्तुओं के आधार पर, ठीक। ठोस का मतलब यहाँ पे वस्तु का अंदर से ठोस होने से नहीं है, वस्तु का होने से है। वस्तु का होने से है कि वो चीज़ है, ठोस का मतलब ये है। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन सा सामाजिक मानसिक आवश्यकता नहीं है। सामाजिक और मानसिक आवश्यकता नहीं है मतलब हमारे समाज में जब हम रहते हैं तो उसमें कौन सी ऐसी आवश्यकता नहीं है जिसको समाज से या हमारे मानसिक स्तर से कोई लेना देना नहीं है। पहला देखिए, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना। अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वेस्ट मटेरियल, जो हमारी बॉडी में वेस्ट बनते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना। साथ की आवश्यकता। साथ की आवश्यकता मतलब इंसान कभी अकेला नहीं रह सकता, उसे किसी न किसी की आवश्यकता की ज़रूरत होती है। सामाजिक स्वीकृति की आवश्यकता। समाज में जो स्वीकृत है, जो सही है वही आप करेंगे। और भावनात्मक सुरक्षा। भावनात्मक सुरक्षा की अति आवश्यकता होती है। भावनात्मक सुरक्षा का अर्थ है कि जो भावनाएं हमारी, उनको कोई ठेस न पहुंचाए और हम एक दूसरे का सम्मान करें। तो इसमें से जो सामाजिक और मानसिक नहीं दर्शाता, वो मुझे लगता है ये वाला उत्तर एकदम सही होगा, क्योंकि अगर आप वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं तो उसमें आपको सामाजिक या मानसिक दशा की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये वाला उत्तर हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है जी। मतलब यही उत्तर सही है, जो गलत है वही सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या, देखिए यह एक जैविक आवश्यकता है, सामाजिक मानसिक प्रक्रिया नहीं है। प्रश्न संख्या चलते हैं 10, ये पूरा करके जाएगा आपको 50 क्वेश्चन में बता रहा हूँ, इसमें से सीटेट में 101% फंसेंगे। निम्न में से कौन बालकों के सृजनात्मक को बढ़ावा देगा। बालकों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देगा मतलब क्रिएटिविटी लर्निंग की बात हो रही है यहाँ। तो देखिए, प्रारंभ से उपलब्ध लक्ष्य की ओर, केवल अंक हेतु कोचिंग, शिक्षा को व्यवहारिक मूल्य सिखाना और प्रश्न पूछने का अवसर देना। बच्चा कब क्रिएटिव होगा, क्रिएटिव तब होगा जब आप उसे मौका देंगे कुछ करने का। बच्चा कुछ कर रहा है, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, यहाँ मत बैठो, वहाँ मत बैठो, ये कर, तो बच्चा करेगा कहाँ से कुछ, है ना। तो बच्चा जब करेगा जब आप उससे प्रश्न पूछने का अवसर देंगे। तो क्लास में हमेशा ओपन क्लास होनी चाहिए, बच्चों को आज़ादी होनी चाहिए कि वो आपसे कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसका चौथे वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा, ध्यान रखना है। प्रश्न पूछने से जिज्ञासा और सृजनात्मकता दोनों बढ़ती है। जिज्ञासा कहते हैं क्यूरियोसिटी, जानने की क्षमता। प्रश्न संख्या हमारे पास 11, माइंड मैपिंग का क्या अर्थ है। माइंड मैपिंग है ना, मस्तिष्क का चित्र बनाना, मस्तिष्क की क्रियाओं पर शोध, समझ बढ़ाने की तकनीक और साहसिक कार्य की योजना। तो जो माइंड मैपिंग है वो किससे रिलेटेड हो सकती है। मस्तिष्क का चित्र बनाना तो नहीं हो सकता ओबियसली, क्योंकि हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। अब साइकोलॉजी ड्राइंग तो पढ़ नहीं रही जो इसका आंसर ये होने वाला है ना। तो इसका ध्यान रखना है। मस्तिष्क की क्रियाओं का शोध, अब बच्चा मस्तिष्क की क्रियाओं का शोध नहीं करेगा, समझ बढ़ाने की तकनीक हो सकती है। क्या होगा, समझ बढ़ाने की तकनीक। तीसरा वाला जो उत्तर है इसका एकदम सही होगा। तो माइंड मैपिंग विचारों को व्यवस्थित कर समझ बढ़ाती है। विचारों को क्या करना है, हमें व्यवस्थित करना है, जिससे हमारी क्या होगी, समझ बढ़ेगी। अगला देखिए,
एक छोटा बच्चा नई स्थिति में उस प्रकार प्रतिक्रिया करता है जैसे उसने पहले समान स्थिति में की थी। यह नियम किससे संबंधित है? छोटा बच्चा है, पहले प्रक्रिया किसी और दूसरी स्थिति में करा, वही सेम उसने दूसरी जगह अप्लाई कर दिया। अब अभिवृत्ति का नियम है, ये तत्परता का नियम है, सादृश्य का नियम है या प्रभाव का नियम है? कौन सा नियम इनमें से सही होगा? तो ये ध्यान रखना है, बच्चे ने क्या किया है, सेम प्रतिक्रिया दी है। तो सेम प्रतिक्रिया बच्चा कब देता है? सेम एनवायरनमेंट में देता है, ये ध्यान रखना है। सेम एनवायरनमेंट का मतलब है जब उसे चीज़ें वैसी दिखेंगी तो सेम प्रतिक्रिया देगा। जैसे एक टीचर को देखकर बच्चा खड़ा हो जाता है, जब दूसरा टीचर आएगा और किसी ने बताया कि ये आपके अध्यापक हैं तो बच्चा तुरंत खड़ा हो जाएगा। उसे पता है कि जब हमने पहले अपने टीचर की प्रतिक्रिया दी थी वही हमें यहाँ पर भी दोहराना है। आगे चलें, आगे प्रश्न संख्या, इसकी व्याख्या देख लेते पहले। इस नियम के अनुसार व्यक्ति पूर्व अनुभवों के आधार पर नई परिस्थिति में प्रतिक्रिया देता है, सादृश्य का नियम। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। अब जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन से होते हैं? जिनको अलग से हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, यानी वो फिजिकली किसी तरीके से हैंडीकैप्ड हैं और उनको अलग से हमें ज़रूरत है कुछ सिखाने की, समझाने की। तो इस तरह के बच्चों के लिए देखो, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे, उनकी शिक्षा कैसे होनी चाहिए? केवल विशेष विद्यालयों में। अब देखो, जब वो विशेष विद्यालयों में पढ़ेंगे तो बाकी के इन्वायरमेंट से, बाकी के जो लोग अलग फिजिकली फिट हैं उनसे कैसे इंटरेक्ट होंगे, कैसे जुड़ेंगे, है ना? तो वो बहुत ज़रूरी है। तो विशेष शिक्षकों द्वारा सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में, तो विशेष को विशेष के साथ नहीं रखना है, सामान्य के साथ जोड़ के रखना है ताकि उसका पूरा विकास हो सके, उसे समझ आए कि दुनिया कैसी है। तो इसका तीसरा वाला उत्तर सही हो जाएगा। समावेशी कक्षा का ध्यान रखना है, समावेशी कक्षा का इसमें कंसेप्ट लिया गया है, ठीक है ना? वीडियो आपको कैसी लगी है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे चलते, प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है? 14। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने की कठिनाइयों को दूर करने का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है? अगर प्राइमरी के स्तर पर अब विद्यार्थी को सीखने में कठिनाई हो रही है तो उसको हम दूर कैसे करेंगे? सरल और रोचक पाठ्य पुस्तक लाएंगे उसके लिए, कहानी कथन विधि, मतलब विधि बदलेंगे उसके लिए, कहानी कथन विधि से, कहानी से पढ़ाएंगे उसे, या अक्षमता के अनुसार विभिन्न कारणों की शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे, महंगे व आकर्षक सहायता सामग्री लाएंगे। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा अक्षमता के अनुसार विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करना। जब बच्चे को सीखने में कठिनाई हो रही तो उसके डायग्नोसिस करिए, है ना? उसे नकार नहीं सकते, डायग्नोसिस अति आवश्यक होती है। आगे चलते हैं, देखो हर बच्चे की आवश्यकता अलग होती है, इसीलिए विविध शिक्षण विधियों का उपयोग अधिक प्रभावी होता है। आगे चलें, आगे प्रश्न संख्या हमारा 15। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? अब डिसलेक्सिया तो पठन विकार होगा, व्यवहारिक विकार होगा, मानसिक विकार होगा या गणितीय होगा? गणितीय में तो कैलकुलेशन वाला आता है, ये ध्यान रखना है। तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब हमारे पास बचे 3 ऑप्शन। अच्छा, जब भी आप टेट में, इसमें सी-टेट में पेपर सॉल्व करें तो आप कोशिश करें कि हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करें, एक एक करके एलिमिनेट करोगे तो जो सबसे लास्ट में जो बेस्ट आएगा वही आपका क्या होगा? उत्तर होगा, है ना? तो ये तो हमारा गया ही गया। अब डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया भी नहीं हो सकता, डिसलेक्सिया पठन विकार जो उत्तर है वो उसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी व्यवहारिक और मानसिक विकास के लिए कोई भी इस तरह की चीज़ें नहीं होती, तो हमारा पठन वाला पहला वाला उत्तर क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। देखिए, डिसलेक्सिया में पढ़ने लिखने में कठिनाई होती है। आगे चलते, प्रश्न संख्या 16। निम्न में से कौन प्रभावशाली होने का संकेत नहीं है? प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, कौन सा? अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, सृजनात्मकता, विचार, दूसरों से लड़ना। अब जितना मैंने आप पढ़ाया है आज इसी वीडियो में, उसके हिसाब से भी आप इसका आंसर दे सकते हैं कि कौन प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। अब दूसरों से लड़ना होगा। आपने देखो क्लास में जो होशियार बच्चे होते हैं, जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, वो दूसरों से कभी नहीं लड़ते, वो शांत रहते, उनसे कोई कुछ कह दे तब भी वो कुछ नहीं कहते हैं। तो दूसरों से लड़ना प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान नहीं होती, ये ध्यान रखना है। आगे चलते, प्रतिभाशाली बच्चे रचनात्मक और जिज्ञासु होते, आक्रामक नहीं होते। लड़ने का मतलब है आक्रामक। दृष्टबाधित कक्षा 5 के विद्यार्थी के साथ क्या किया जाना चाहिए? दृष्टबाधित मतलब बच्चा देखने में कमज़ोर है और कक्षा 5वीं का विद्यार्थी है, तो हमें क्या करना चाहिए? सामान्य कक्षा में पढ़ाया जाए तथा ऑडियो CD से सहायता दी जाए। विशेष कक्षा में अलग, देखो मैंने बताया समावेशी कक्षा को ध्यान में रखना, दिमाग में उसे कभी नहीं छोड़ना। तो विशेष तो लगानी नहीं है, ये पहले ही एलिमिनेट हो गया जी।
कम स्तर का कार्य दिया जाए, क्यों देंगे कम स्तर का, उसका विकास कैसे होगा, एलिमिनेट हुआ। माता पिता द्वारा कार्य कराया जाए, नहीं करा सकते, तो इसका मतलब क्या हो गया, तीनों ऑप्शन गलत, पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया। ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं और उत्तर ढूंढ सकते हैं। समावेशी शिक्षा में आवश्यक सहायक साधनों के साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा दी जाती है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है, 18 है। निम्न में से कौन सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है, इनमें से कौन सा सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है। सीखना लक्ष्य उन्मुख होता है, लक्ष्य उन्मुख मतलब सीखना हम लक्ष्य के निर्धारित के हिसाब से करते हैं। विस्मरण भी सीखने का भाग है। सीखना केवल शैक्षिक संस्थानों में होता है। सीखना व्यापक प्रक्रिया है। अब देखिए, हम गोल निर्धारित पढ़ाई करते हैं तो पता है, अब जब मान लो आपको सीटेट का एग्जाम देना है तो आप सीटेट का पढ़ रहे हैं, है ना। जब यूपी टेट का देंगे तो यूपी टेट का पढ़ेंगे। यूपी टेट के बारे में बता दूं, मैं कल से जो यूपी टेट का पढ़ाऊंगा, तो उसके लिए भी वीडियो आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। विस्मरण भी सीखने का भाग है। अच्छा, भूलना, ये ध्यान रखना है, जो भूलना होता है वो भी हमारे सीखने का भाग होता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। सीखना केवल शैक्षिक, यही वाला गलत है, क्योंकि सीखना केवल शैक्षिक संस्थान में नहीं होता है, शैक्षिक संस्थान से बाहर भी होता है। अब हमने सीख लिया है ना कि हम जब चोरी करेंगे तो पुलिस आएगी, हमें पकड़ ले जाएगी, लेकिन ये तो स्कूल में नहीं होता। तो जो चीज़ें हम हर जगह से सीखते हैं केवल शैक्षिक संस्थानों में सिखाया नहीं जाता, इसीलिए ये वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। देखो, सीखना हर स्थान और हर समय होता है, केवल विद्यालय में सीमित नहीं है। प्रश्न संख्या चलते हैं 19। सीखना अधिक समृद्ध हो सकता है यदि, सीखना अधिक समृद्ध हो सकता है यदि शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान दे, कक्षा में समय समय पर परीक्षण हो, वास्तविक जीवन परिस्थितियां कक्षा में लाई जाएं, अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री की सहायता से। अब सीखना प्रभावी अधिक समृद्ध कब होगा, देखो, हमें जब जो चीज़ हम सीख रहे हैं उनका कहीं ना कहीं हमें इम्प्लीमेंट भी करना है। इम्प्लीमेंट का मतलब है उनका प्रयोग। अब आप जब सीख रहे हैं तो उसका प्रयोग भी करेंगे। अब प्रयोग कहाँ करेंगे, प्रयोग हम वहाँ करेंगे जहाँ हमें जगह मिलेगी। तो सीखना जो समृद्ध कब हो सकता है, जब हम वास्तविक परिस्थितियों में सीखेंगे, तो वो चीज़ हमारे काम भी आएंगी, है ना। तो तीसरा वाला उत्तर इसका सर्वोत्तम है, बाकी नहीं है, व्याख्यान विधि नहीं हो सकता। तो वास्तविक जीवन से जुड़ा अधिगम अधिक प्रभावी और स्थायी होता है, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या चलते हैं 20। मूल्यांकन को उपयोगी और रोचक बनाने के लिए शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए मूल्यांकन को अगर उपयोगी और रोचक बनाना है तो, विभिन्न तरीके से छात्र की प्रगति का आकलन करना चाहिए, तकनीकी भाषा में प्रतिक्रिया देनी चाहिए, छात्रों की तुलना करनी चाहिए, छात्रों को बुद्धिमान औसत का लेवल देखो, लेवलिंग वाला उत्तर कभी सही नहीं हो सकता। मैं नकारात्मक लेवलिंग, इस तरह का उत्तर सही नहीं होता। हमारे पास 3 है, 3 में से हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। ध्यान रखना है हमेशा कि लेवलिंग वाला उत्तर कभी सही नहीं होता। अब देखो, छात्रों की तुलना में भी लेवलिंग ही आ गया, हटा दो इसे। तकनीकी भाषा में प्रतिक्रिया देना, तो ये भी तकनीकी भाषा में प्रतिक्रिया नहीं देना है, बच्चे की भाषा में प्रतिक्रिया देनी है। तो इसका पहला वाला उत्तर सही हो जाएगा, पहला वाला उत्तर एकदम सही है। समग्र और विविध मूल्यांकन छात्र के वास्तविक विकास को दर्शाता है। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 21। लोकतांत्रिक कक्षा में असंतुष्ट अभिभावक के लिए सर्वोत्तम उपाय क्या है। आपकी क्लास कैसी है, लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक का मतलब क्या है, क्लास में सबको आज़ादी है कि सब अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, उस क्लास को हम लोकतांत्रिक कहते हैं। अब शिक्षक पर विश्वास कर समस्या पर चर्चा करनी चाहिए हमें, बच्चे को विद्यालय से हटा लेना चाहिए। ये ऑप्शन पहले से गंदा लग रहा है, हटा दो इसे, है ना। प्रधानाचार्य से शिकायत भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम टीचर हैं, हमारा काम शिकायत करना नहीं होता, हमारा काम होता है चीज़ों को, समस्याओं को सुधारना। देखो, टीचर है, टीचर के खिलाफ शिकायत भी होगी, टीचर के खिलाफ कंप्लेंट्स भी आएंगी, सब होगा, लेकिन आपको अपना काम नहीं छोड़ना है, हमारा काम ही है सुधारना, ठीक है ना। कक्षा को बदलवा लेना चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो पहला उत्तर इसका एकदम सही है, साफ दिख रहा है। अब इसको लगाएंगे। संवाद द्वारा समस्या का समाधान सबसे प्रभावी होता है, मतलब बातों से समाधान करना चाहिए, शिकायत में कुछ नहीं रखा। आगे, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है। देखो, अब प्राइमरी के टीचर आप बन रहे हैं, 1 to 5 बनने नहीं बनने, इस स्तर पर शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होगी, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी क्या होगी, विषय और शिक्षण विधि में दक्षता ऑब्वियसली होनी चाहिए भाई, कि उसे विषय और अपनी शिक्षण तकनीकी में अच्छा ज्ञान हो। दूसरा, मानकीकृत भाषा में शिक्षण, एक स्टैंडर्ड लेवल में भाषा में बात करे, वो क्लास में आकर अपनी खुद की घर की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है, उसे जो छात्रों को ज़रूरत है उस हिसाब से अपनी भाषा का इस्तेमाल करना है। अगला है कठोरता,
कठोरता होनी चाहिए, अधिक कठोर नहीं होना चाहिए टीचर को, वो भी प्राइमरी स्तर पर। बच्चे बेचारे कोमल होते हैं, उनके सामने तुम एकदम कठोर बन के रहोगे तो बच्चों के अंदर जो सिंपैथी होती है वो नहीं सीख पाएंगे, कभी वो चीज़ आएगी नहीं उसके अंदर। धैर्य और सहनशीलता, तो ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर मुझे लग रहा है, क्योंकि धैर्य सबसे ज़रूरी है। अब छोटी क्लास में आपको मतलब आईएएस लेवल की नॉलेज हो भले, लेकिन वो छोटी क्लास में काम नहीं करेगी, क्योंकि बच्चा वहाँ पर कितना सीखेगा। वो आपके धैर्य के साथ आप रहकर उसे पढ़ा सकते हैं। बच्चा कभी रोएगा भी, कभी कहेगा मैं पढ़ूंगा ही नहीं, तो क्या होता है, धैर्य बना के रखना है, वो पढ़ेगा कभी। तो आपको जल्दी ही क्या होना है, धैर्य नहीं छोड़ना है। तो धैर्यवान वाला उत्तर हमारा एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हम, तो देखो छोटे बच्चों के साथ धैर्य सबसे आवश्यक गुण है। प्रेरित शिक्षण का संकेत प्रेरित शिक्षण का संकेत है छात्रों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में पूर्ण शांति, अधिक उपस्थिति, शिक्षक द्वारा सुधारात्मक कार्य। तो जो प्रेरित शिक्षण का संकेत है वो कौन सा है? अब देखो, अधिक उपस्थिति, कक्षा में पूर्ण शांति, कक्षा में पूर्ण शांति रहनी चाहिए, हाँ नो डाउट रहनी चाहिए भाई, जरूरी है ना। लेकिन अधिक उपस्थिति ये भी सही है, शिक्षक द्वारा सुधारात्मक ये भी सही है, लेकिन सबसे बढ़िया आंसर लग रहा है इसमें कौन सा? छात्रों द्वारा प्रश्न पूछना। मैंने अभी बताया था प्रेरणा का मतलब है जब बच्चा अपने विचार रख सकता है तो वो उसके लिए प्रेरणा का काम करता है। ध्यान रखना है, प्रश्न पूछना और प्रेरणा स्पष्ट संकेतिक। आगे चलते, प्रश्न संख्या हमारा कौन सा है? 24। निम्न कक्षाओं में से खेल विधि प्ले वे मेथड आधारित होनी चाहिए। अब किस पर? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर, समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, या शिक्षण विधियों के सिद्धांत पर। अब प्लेवे मेथड है, प्लेवे मेथड मतलब खेलना। अब खेलना आप किसके हिसाब से करोगे? सामाजिक शास्त्रीय के हिसाब से करोगे यानी मोटिवेशन वाला, या शारीरिक शिक्षा के हिसाब से करोगे, या शिक्षण विधियों के हिसाब से करोगे? तो खेलना जो होता है वो विकास एवं वृद्धि में बहुत सहायक होता है, ध्यान रखना है। इसमें तीनों चारों उत्तर आपको एकदम सही लग रहे होंगे, लेकिन इसमें जो सर्वश्रेष्ठ उत्तर है वो पहले वाला है, क्योंकि विकास की बात की गई है, विकास और वृद्धि दोनों की बात की जा रही है, और मनोवैज्ञानिक है, तो ये वाला हमारा उत्तर सही हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। खेल विधि बालकों के प्राकृतिक विकास, रुचि एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं पर आधारित होती है। आगे प्रश्न संख्या चलते हैं 25। शिक्षा के क्षेत्र में करिकुलम, पाठ्यक्रम से क्या तात्पर्य है? मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयुक्त पाठ्य सामग्री, शिक्षण विधियां और विषय वस्तु, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसे विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करता है। तो इसमें से कौन सा उत्तर हमारा सही हो जाएगा? देखो, मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयुक्त पाठ्य सामग्री, जो यूज की जा रही सामग्री उसके बारे में। तो इसका सही जो उत्तर निकलेगा आपका शिक्षण विधियां। अब इसमें विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम का मतलब क्या हो गया? आपका स्कूल आना, वो भी एक प्लान के तहत है, टाइम से आपको क्यों बुलाया जा रहा है? असेंबली का होना, पीरियड लगना, छुट्टी होना, लाइन में चलना, है ना, क्यू में, खाना खाने का एक समय होता है, हर एक चीज़ का एक समय होता है। तो ये सारी चीज़ें किसका हिस्सा हैं? करिकुलम का हिस्सा है, ध्यान रखना है। तो अंतिम 4 वाला जो उत्तर होता है वो सही हो जाता है। आगे चलते हैं। पाठ्यक्रम केवल विषय वस्तु नहीं बल्कि विद्यार्थी के सभी अनुभवों का समुच्चय होता है, समुच्चय कहते हैं संगठन। देखो पियाजे का तीसरा क्वेश्चन है। पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है? अब मैंने क्या बताया था आपको, देखो अमूर्त का मतलब क्या हो गया? अमूर्त का मतलब होगा जिसमें वो काल्पनिक चीज़ों को सोचेगा। अब सबसे छोटा बच्चा जब 2 साल तक का है, वो जब वो काल्पनिक चीज़ें नहीं सीखेगा, है ना, या 2 से 7 में भी नहीं आएगा। ठोस संक्रियात्मक तो आप पता ही है कि वो देखकर ही सीखेगा। तो औपचारिक वाला यानी 4th वाला उत्तर इसका एकदम करेक्ट है, आप लगा सकते हैं। जीन पियाजे आपको पक्का याद होगा, जीन पियाजे से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बालक इस अवस्था में बालक अमूर्त, तार्किक और काल्पनिक सोच को विकसित करता है। आगे चलते, प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है? 27। एक शिक्षक यदि अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को पहचानना चाहता है तो वह किस क्षेत्र से संबंधित है? अब क्या पहचानना है उसे? विद्यार्थियों की क्षमताएं पहचाननी है। तो मीडिया मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक समाज शास्त्र और सामाजिक दर्शन किस क्षेत्र से संबंधित होगा? तो इसका सही जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा? हमारा दूसरा वाला सही है, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक वाला, है ना। मीडिया या शैक्षिक समाज शास्त्र नहीं हो सकता, समाज दर्शन भी नहीं हो सकता, ध्यान रखना है। शैक्षिक मनोविज्ञान सीखने के व्यवहार में क्षमता विकास का अध्ययन करता है, व्यवहार क्षमता और विकास। आगे देखिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है, लगा लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। कृतिका
घर पर कम बोलती है लेकिन विद्यालय में अधिक बोलती है दर्शाता है। अब किसको दर्शाएगा? उसे घर पसंद नहीं है, विद्यालय में उसके विचारों को महत्ता मिलती है, विद्यालय बच्चा बोलने को अवसर प्रदान करता है, शिक्षक बच्चों को अधिक बोलने के लिए मजबूर करते हैं। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? अब देखिए, अब वो घर पे तो बोलती नहीं लेकिन विद्यालय में सबसे ज़्यादा बोलती है, तो इसका मतलब क्या है? मजबूर वाला तो उत्तर पहले ही गलत है हमारे पास 3 बचे। अब विद्यालय में बोलने के अवसर प्रदान करता है, ठीक है भाई, बच्चों को घर पसंद नहीं है तो हो ही नहीं सकता, तो इन दोनों में से बचे। तो विद्यालय में जब वो बोलती है तो कोई सुनता भी तो होगा उसके विचारों को, तो विचारों को महत्ता मिलती है, वो जो बोल रही है उसे सुनना है, इसीलिए हमारा दूसरा जो उत्तर है वो एकदम सही हो जाएगा। विद्यालय का वातावरण यदि सहयोगात्मक हो तो बच्चे स्वयं अभिव्यक्ति करते हैं। प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है? 29। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते, यह कथन किससे है? अब बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण कैसे करेंगे? स्वयं करेंगे, बिना किसी सहायता के। तो ये किसने दिया था? अब देखो इसमें कौन कौन से हैं आपके पास? इसमें है आपके कॉलबर्ग है, स्किनर हैं, पियाजे हैं और पावलोव हैं। तो ये पियाजे का कथन है। पियाजे ने कहा था कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, रचनात्मक सोच की जो बात की थी वो पियाजे ने की थी। अब ऐसे इसे ध्यान कैसे रखना है? देखो, प्याज जब बच्चा बहुत कहता है कि मम्मी मैं भी प्याज काटूंगा, मैं भी प्याज काटूंगा, मैं भी प्याज काटूंगा, लेकिन जब वो प्याज काटने बैठता है तो एक दिन जब उसे मिर्च लग जाए तो उसके बाद आंखों में मिर्च लगने के बाद वो कभी प्याज नहीं काटता है ना। चलो इसी बात पे एक लाइक बनता है। चैनल को प्लीज़ आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे चलते हैं, आपका 1 सेकंड लगेगा। प्रश्न संख्या 30। निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने वयस्क पीयर ग्रुप में के सक्रिय सदस्य होते हैं? पीयर ग्रुप के सबसे सक्रिय सदस्य कौन से होंगे? प्रारंभिक बाल्यावस्था के, बाल्यावस्था के, किशोरावस्था के और प्रौढ़ावस्था के। तो ध्यान रखना है। अब देखो, पीयर कहते हैं अपने ही साथियों में, अपनी ही साथियों के सक्रिय, माँ बाप मना करेंगे फिर भी दोस्तों के साथ जाएगा, कुछ भी हो दोस्तों के साथ ही रहेगा। तो इसका सबसे सही उत्तर कौन सा हो सकता है? किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चे किसी का नहीं मानते, दोस्तों की सहायता वो करते ही करते हैं। तो यही वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। इस पूरे पीडीएफ में करीब 400 से ज़्यादा क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? किशोरावस्था में मित्र का समूह सबसे अधिक होता है। आगे चलते प्रश्न संख्या 31। टोटल इस पीडीएफ में 400 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है, 420 है शायद। तो मैं इस क्वेश्चन को पीडीएफ को इस चैनल के लिंक पर दे दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके वो क्वेश्चन जो है कर सकते हैं। पूरे 450 क्वेश्चन मैं यहाँ नहीं करा सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेशन आप करें। तो मैं आपको ये पीडीएफ जो है वहाँ पर लिंक कर दूंगा, आप वहाँ पर जाके पूरे के पूरे क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, कुछ में आंसर दे रखे हैं, नीचे आंसर मेंशन है, लेकिन जिनको मैं कराता हूँ उसमें आंसर मेंशन नहीं है, सिर्फ आंसर मेंशन है। आंसर भी होंगे इसमें, प्रश्न भी होंगे, तो आप 450 प्रश्न कर सकते हैं अपने आप से। चलिए, अधिगम क्षमताएँ, अधिगम अक्षमताएँ लर्निंग डिसेबिलिटी सामान्यतः पाई जाती हैं, विशेष रूप से उन बच्चों में जिनके माता पिता में ऐसी समस्या हो। मतलब जेनेटिक होने की बात बता रहा है, माता पिता में होगी तो बच्चों में भी होगी। औसत से उच्च IQ लेवल वाले बच्चों में, लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में, ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी बच्चों की तुलना में अधिक होती हैं। मतलब जो गांव के बच्चे होते हैं उनमें अधिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पाई जाती है, ऐसा ये कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, लर्निंग डिसेबिलिटीज जो सामान्यतः पाई जाती है वो औसत से उच्च IQ लेवल वाले बच्चों में पाई जाती है। ध्यान रखना, जो जितना ज़्यादा उसका IQ लेवल होगा उसको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो जाती हैं। मतलब लर्निंग का मतलब, अब लर्निंग में कोई एक क्षेत्र नहीं है विशेष, उसे दूसरे क्षेत्रों में क्या होगा? लर्निंग डिसेबिलिटीज होंगे। आपने देखा होंगे जितने साइंटिस्ट हुए हैं आज तक, जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं सब में कुछ ना कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी रही है। कोई भी स्कूल नहीं गया, किसी ने शिक्षा नहीं ली, कोई बेचारा और फिजिकल हैंडीकैप्ड था, इस तरीके से। तो ध्यान रखना है, ज़्यादा IQ लेवल वाले बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटीज पाई जाती है। देखो, अधिगम अक्षमता की बुद्धि से सीधा संबंध नहीं होता, यह औसत या उच्च से उच्च अधिक IQ लेवल वाले बच्चों में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 32। जो बच्चा 100 को वाज और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता वह किससे पीड़ित है? और डिस्मॉर्फिया, डिस्फोर्मिया, डिसलेक्सिया, शब्द गोलमाल विकार या डिसलेक्सीमिया। तो इसका जो सही उत्तर है, वैसे तो ये रटने वाला उत्तर है, तो इसको हम डिसलेक्सिया कहेंगे क्योंकि बच्चे को पढ़ने में, समझ पठन पाठन में क्या हो रहा है, उसे दिक्कत हो रही है। शब्दों को डिसलेक्सिया में शब्दों को पहचानने में दिक्कत होती है। आगे चलते प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है? 33 है। सूचना प्रसरण सिद्धांत, इंफॉर्मेशनल फॉर प्रोसेसिंग मॉडल में
में निम्न चरण होते हैं। कौन से चरण होते हैं? प्रतिक्रिया का निषादन, प्रतिक्रिया का चयन, पूर्व संस्करण और वर्गीकरण। तो इसको ध्यान में रख के हमें उत्तर देना है। थोड़ा सा समझदारी का यहाँ पर हमें अपना इस्तेमाल करना है कि इनमें से कौन सा सबसे पहला हो सकता है। तो सबसे पहला जो होगा इसका पूर्व प्रसंस्करण होगा। मतलब हम किसी इंफॉर्मेशन को ग्रहण करेंगे, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन या होगा, क्लासिफिकेशन के द्वारा सेलेक्ट होगा और सेलेक्ट के द्वारा फिर निषादन होगा। मतलब ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये हमारा तीसरे नंबर पर होगा और ये चौथे नंबर पर होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो दूसरे वाला है। ठीक है, दूसरा वाला उत्तर इसका एकदम सही है, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या। देखो, पहले सूचना का पूर्व संस्करण होता है, फिर वर्गीकरण, फिर प्रतिक्रिया का चयन होता है, उसके बाद निषादन होता है। ध्यान रखना है, ये आपका इसी तरीके से चलता है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, कौन से हैं? अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षा पर निर्भर होते हैं, अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। तो कौन से विद्यार्थी हैं जो प्रतिभाशाली की श्रेणी में आते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा होगा? सही उत्तर इसका अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं और यही क्या है? प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान भी है। शिक्षकों पर निर्भर होना, अंतर्मुखी स्वभाव के, अंतर्मुखी कहते हैं जो अपने आप से बातें करते हैं, अपनी आवश्यकताओं को स्पष्ट नहीं कर पाते, ये प्रतिभाशाली बच्चों के गुण नहीं हो सकते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है? 35। ठीक है, आंशिक प्रबलन है ना, आंशिक प्रबलन रिइंफोर्समेंट सतत प्रबलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, सतत प्रबलन से कम प्रभावी होता है, कक्षा में लागू नहीं किया जा सकता, केवल पशु प्रशिक्षण के लिए उपयोगी है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 35 का सही उत्तर होगा पहला, सतत प्रबलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी नहीं होता है ना। तो सतत प्रबलन अधिक प्रभावी होगा, आंशिक प्रबलन ऐसा नहीं होता। आंशिक प्रबलन कहते हैं कम समय के लिए जो रिइंफोर्समेंट मिलता है। ठीक है, तो आंशिक प्रबलन से सीखा गया व्यवहार अधिक स्थायी होगा। आगे चलते हैं। शुद्ध उच्चारण में अक्षम, ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड बच्चों में सामान्यतः पाई जाती है। तो जो शुद्ध उच्चारण में जो क्षमता है, बच्चा पढ़ नहीं पाता, उसे डिसग्राफिया कहेंगे, डिसस्टाइमिया कहेंगे, डिसकैलकुलिया कहेंगे, डिसलेक्सिया कहेंगे, है ना। अब देखो, ग्राफिया तो आपका लिखने से आता है, आपको भी पता है, जैसे ग्राफ चलता है ना ऐसे, तो ये लिखने वाला उत्तर हो जाता है इसका। और डिसस्टाइमिया आपका बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन से है, और डिसकैलकुलिया मैथ से है, मैथ वाला। तो डिसलेक्सिया तो पढ़ने में, अभी आपने ऊपर एक प्रश्न देखा था उसी तरीके से। तो ये इसका उत्तर जो सही होगा, कौन सा प्रश्न संख्या है ये? 36 का जो उत्तर सही है आपका वो 4th वाला, यानी डिसलेक्सिया एकदम सही है, अभी आपने ऊपर ही देखा था। आगे चलते हैं। किशोरावस्था में अनुभव किया जा सकता है। किशोरावस्था में अनुभव क्या किया जा सकता है? जीवन से पूर्ण संतुष्टि, चिंता और आत्मचिंतन, बचपन में किए गए अपराधों का भय और आत्म साक्षात्कार। तो साक्षात्कार, इसमें कौन सा जो है वो किशोरावस्था में अनुभव किया जा सकता है? जीवन से पूर्ण संतुष्टि। तो किशोरावस्था में जीवन से पूर्ण संतुष्टि जो है वो असंभव नहीं है ना। तो चिंता और आत्मचेतन, चिंता जो आत्मचेतन है वो किशोरावस्था का सही हो जाएगा। बचपन में किए गए अपराध तो हमें याद ही नहीं रहते, है ना, और आत्म साक्षात्कार ये नहीं होगा। तो इसका दूसरा वाला उत्तर एकदम सही हो जाएगा। किशोरावस्था में भावनात्मक उतार चढ़ाव और आत्मचिंतन की आवश्यकता होती है। आगे चलें। आगे है प्रश्न संख्या 38। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल फाइन मोटर स्किल का उदाहरण है? कूदना, दौड़ना, लिखना या चढ़ना। देखो, फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर, फाइन का मतलब होता है और चीज़ों को फाइन करना। तो बच्चा पहले अपना सिर ऊपर करता है, फिर धड़ हिलाता है, फिर हाथ चलाता है, उंगलियों का नंबर सबसे बाद में आता है। तो जैसे जैसे चीज़ें छोटी होती जाएंगी उन्हें हम फाइन कहेंगे। तो सबसे लास्ट में कौन सा आएगा आपका? लिखने वाला उत्तर सबसे अंतिम में सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या चलते हैं हम। देखो, सूक्ष्म गतिक कौशल में हाथ उंगलियों का सटीक गतिविधियां शामिल होती हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का तात्पर्य क्या है? सहयोगात्मक समस्या, प्रत्येक विद्यार्थी को अलग अलग कार्य देना चाहिए, प्रारंभिक व्याख्या के बाद सहायता न देना, कम IQ लेवल वाले बच्चों के साथ ही सीखना। तो वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? वाइगोत्स्की के अनुसार जो सिद्धांत है, तो उसमें कौन सा उत्तर हमारा सही होने वाला है? सहयोगात्मक समस्या समाधान। कौन सा उत्तर सही है? इसका पहला जो उत्तर है वो सही है। प्रत्येक विद्यार्थी को अलग अलग गृह कार्य नहीं दिया जा सकता, और दूसरा, प्रारंभिक व्याख्या के बाद सहायता नहीं दी जाती कम IQ लेवल वालों के साथ। तो इसका पहले वाला जो उत्तर है सबसे सही है, सामाजिक अंतःक्रिया और सहयोगात्मक पर बल देना। आगे है
भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? देखो भाषा जब हम बोलते हैं तो उसमें अर्थ की छोटी, भाषा की इकाई नहीं, भाषा की तो आप जानते हैं क्या होता है ना, अक्षर, अक्षर से शुरुआत होती है। तो भाषा ध्वनि, भाषा में जब हम बोलते हैं तो उसमें सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो वाक्य विन्यास तो पूरा वाक्य हो गया है ना। ध्वनि, ध्वनि जो होते हैं जैसे क, तो मैं क और अ दोनों को साथ बोल रहा हूँ। प्रायोगिक होती है ना, प्रैग्मेटिक्स, और इसमें आएगा सही उत्तर है इसका मॉर्फीम्स। मॉर्फीम जो होते हैं वो सबसे छोटी यूनिट होती है किसकी? भाषा की, है ना। तो इसका उत्तर ही ध्यान रखना है। तो मॉर्फीम अर्थ में सबसे छोटी इकाई होती है। प्रश्न संख्या 41। 41 में क्या है? IQ निकलवा रहा है आपसे, वो उसमें मानसिक आयु दे रखी है और आपको क्रॉनिकल आयु भी दे रखी है। मानसिक आयु और वास्तविक आयु ध्यान रखना है। MA/CA क्रॉनिकल आयु। तो MA/CA ध्यान रखना है। MA की डिग्री ऊपर होती है, CA की डिग्री नीचे होती है। तो CA जो है इसमें बच्चा भूल जाता है कि MA ऊपर रखना है, CA ऊपर रखना है, ऐसे ध्यान रखना है। तो जो MA वाला है, MA वाले कौन करते हैं? MA और नीचे क्या है? CA। देखो M जो है A से A कट गया, अब M और C। तो M बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? M है। M तो M ऊपर आएगा, C नीचे आएगा। तो जो बड़ा है वो ऊपर आएगा, C वाला नीचे आएगा। प्रश्न संख्या 42। IQ स्कोर सामान्यतः शैक्षिक उपलब्धि से किस प्रकार संबंधित होता है? पूर्णतः होता है, अत्यधिक होता है, मध्यम रूप से होता है, न्यूनतम से होता है। IQ, तो IQ का लेना देना कितना है? IQ का लेना देना है भैया अत्यधिक। IQ स्कोर सामान्यतः शैक्षिक उपलब्धि से जुड़ा होता है, ये इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या चलते हैं 43। निम्न में से कौन सीखने की प्रेरणा का सर्वोत्तम रूप को बढ़ाता है? सीखने की प्रेरणा को सर्वोत्तम रूप से कौन बढ़ाएगा? बाह्य कारक, असफलता से बचने की प्रेरणा, बहुत कठिन और आसान लक्ष्य चुनना, लक्ष्य प्राप्ति में व्यक्तिगत संतुष्टि। कौन सा इसमें से प्रेरणा का सर्वोत्तम रूप से बढ़ाएगा? तो 43 का जो सही उत्तर होगा आपका वो होगा चौथा। लक्ष्य प्राप्ति में व्यक्तिगत संतुष्टि जो है वो प्रेरणा के लिए बहुत ज़रूरी होती है। हर व्यक्ति अपने अनुसार चीज़ें चुनता है। अगला देखिए, अगला है बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार विषय कई तरीकों से पढ़ाए जा सकते हैं। अधिगम का मूल्यांकन विविध तरीकों से हो सकता है। भावनात्मक बुद्धि IQ से असंबंधित है। बुद्धि समस्या समाधान हेतु विशिष्ट क्षमताओं का समूह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखो गार्डनर ने दिया था बहुबुद्धि सिद्धांत, ध्यान रखना है। गार्डनर ध्यान रखना है, गार्डन में अलग अलग बच्चे होते तो बहुबुद्धि होती है उसके पास, ऐसे ध्यान रखना है। जो सही उत्तर इसका है वो है बुद्धि समस्या समाधान हेतु विशिष्ट क्षमताओं का समूह। तो अब बुद्धि समस्या समाधान हेतु विशिष्ट क्षमताओं मतलब अलग अलग क्षमताओं का समूह, तो यही हमारा सही हो जाएगा, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या चलते हम 45। समान जुड़वा भाइयों में एक अमीर दूसरा गरीब है, पले IQ का प्रभाव। अब एक भाई अमीरी में पला है, दूसरा गरीबी में पला है, तो इसमें क्या हो गया? इन्वायरमेंट, उनके घर का इन्वायरमेंट बहुत महत्वपूर्ण हो गया। तो ध्यान रखना है, इन्वायरमेंट भी IQ लेवल को प्रभावित करता है। तो इसका ये वाला उत्तर सामाजिक आर्थिक स्तर IQ को क्या करेगा? प्रभावित करेगा, क्योंकि बच्चे का विकास जो होता है वो आनुवंशिक वातावरण से जरूर होता है, तो वातावरण का प्रभाव पड़ता है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा? 46। अधिगम के मूल्यांकन में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया गया है? तो अधिगम शैली, क्षमता, आवश्यकता और त्रुटि, किसको शामिल नहीं किया गया ये आपको बताना है। किसमें? अधिगम के मूल्यांकन में। तो इसका जो त्रुटि वाला है इसको शामिल नहीं किया गया, आवश्यकता, क्षमता या अधिगम शैली को शामिल किया गया है, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 47। सशक्त विद्यालय किस गुण को सबसे अधिक बढ़ाते हैं? स्मरण शक्ति को, अनुशासन को, प्रतिस्पर्धा को और प्रयोगशीलता को। सशक्त विद्यालय, सशक्त का मतलब होगा अब ये किसको सबसे अधिक बढ़ाएंगे, है ना? तो प्रयोगशीलता जो है इसका सबसे सही और उचित आंसर हो सकता है, लेकिन प्रयोगशीलता भी सबसे बढ़िया है। इसमें सबसे जो पहला आएगा वो आएगा अनुशासन। विद्यालय में अनुशासन होना बहुत अति आवश्यक है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारे पास है 48। गणित शिक्षिका का व्यवहार किसका संकेत है? छात्रों को शर्मिंदा न करना, छात्रों की अक्षमता को जानना, प्रश्न को लेकर घबराहट, कक्षा में लैंगिक संवेदनशीलता। तो गणित शिक्षा का व्यवहार किसका संकेत है? तो इसका सही जो उत्तर होगा आपको, तो वो आपका देखो छात्रों को शर्मिंदा करना, ये तो हट ही गया हमारे यहाँ से, है ना। इस तरह के नेगेटिव आंसर नहीं देने, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इसमें अगला आता है हमारे छात्रों की अक्षमता को जानना। हाँ, अक्षमता को जानना होता है, लेकिन वो क्लास में व्यवहार इस तरह का नहीं कर सकती। लेकिन घबराहट वाला भी नहीं होगा। तो कक्षा में जो इसका फोर्थ वाला उत्तर है वो एकदम सही है, कक्षा में लैंगिक संवेदनशीलता,
है ना, क्योंकि शिक्षिका है, शिक्षक नहीं शिक्षिका है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या क्या है 49। विद्यालय में लैंगिक भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। अब देखो लैंगिक भेदभाव है तो उससे कैसे बचा जा सकता है। लड़कों को अधिक अवसर देंगे तो लैंगिक भेदभाव हो गया ना, लड़कों को अवसर देंगे तो लड़कियां कहेंगी तुम उनसे पूछते रहते हो। शिक्षकों द्वारा आत्मविश्लेषण अति आवश्यक है, लेकिन ये इस क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है इसका। समान संख्या में शिक्षक भी कोई रिलेशन नहीं है। नीति बनाकर सख्ती से लागू करना, तो ये जरूरी है कि लैंगिक भेदभाव नहीं करना है, इसके लिए नीति बनाई जाए और इन्हें लागू किया जाए कि आप शिक्षा कक्षा में ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिसमें लैंगिक भेदभाव दिखे। वंचित बच्चों को विद्यालय में नियमित उपस्थिति बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है। 5 रुपये प्रतिदिन देना, आवासीय विद्यालय, दंडात्मक और समुदाय के बच्चों को लाने की व्यवस्था। तो ये वाला सबसे सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चा विद्यालय आएगा ही नहीं तो बाकी के 3 ऊपर वाले कुछ नहीं हो सकते हैं, है ना। पहले तो विद्यालय में आना जरूरी है, उसके बाद ही होंगे। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ आप एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। मैं आपके आशा करता हूँ आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा और कल से हम यूपी टेट का पढ़ाएंगे। सी टेट का आज ये मेरा लास्ट वीडियो है, इसके बाद हम सी टेट का नहीं यूपी टेट का पढ़ाएंगे और जब सी टेट का एग्ज़ाम होगा तब सी टेट का पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप चैनल पर ज़रूर बने रहेगा बैक टू बैक और चैनल को